हेलो गाइस, वेलकम। आज हम इस चैनल पर सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और इसको किस तरह से किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो बच्चे अभी क्लास 11 में आए हैं, क्लास 11 का ये थर्ड चैप्टर है टी.एस. ग्रेवाल बुक का। नहीं, थर्ड तो पहले के ज़माने में होता था, आई गेस फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है। तो टी.एस. ग्रेवाल में आपका सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आता है, उससे पहले तो थियोरिकल है, और जो न्यूमेरिकल आता है उसमें सबसे पहला है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा क्या होता है और इसको किस तरह से किया जाता है। तो ये आपका इसका पार्ट 1 है, जिसमें मैं इसके परफॉर्मा के बारे में बताऊंगी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है इस बारे में बताऊंगी। एंड उसके बाद जो अगला वाला आएगा उसमें हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाऊंगी जिसमें वो सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन तो आप 10th क्लास में भी बहुत कर चुके हो, जो इक्वल टू में होता है। जैसे आप एक इक्वेशन बनाते थे ax + by लीनियर, याद ही होगा, भूले नहीं होंगे अभी तक क्योंकि जस्ट आपने 10th पास करी है। तो ये एक इक्वेशन का फॉर्म है कि इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। तो ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जिसको कैसे लिखते हैं हम, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज़ एसेट। एसेट क्या है। एसेट वो सारे जितने भी हमारे पास जिसके हम ऑनर होते हैं, है ना। जैसे आपका घर है, आपका घर, आपकी बाइक, आपकी स्कूटी, आपकी कार, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब आपकी एसेट्स है। तो यही चीज़ अगर हम किसी कंपनी के पर्पज़ से लें तो उनकी लैंड है, बिल्डिंग है, क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ओके, प्लांट्स हैं। अब यहाँ प्लांट्स वो पौधों वाले प्लांट्स नहीं, जो ग्रुप ऑफ मशीनरीज होती हैं, जहाँ जैसे एक ही जगह सारी मशीनरीज होती हैं जिनसे सारा काम होता है, वो प्लांट्स हैं। इसके अलावा फर्नीचर हो गया आपका, उसके अलावा आपका स्टॉक है, स्टॉक मतलब गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है आपका, वो है। उसके अलावा मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, कैश है, बैंक है, ठीक है। और फिर आपका कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आपको मैं एक वीडियो अलग से बताऊंगी कि प्रीपेड क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए, प्रीपेड वो होते हैं जो आप पहले से पे करते हैं। जैसे आपका मोबाइल का बिल है तो आप उसको पहले से ही पे कर देते हैं एंड 1 मंथ आप उसको यूज़ करते हैं, तो मीन्स वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, लेकिन वो है आपका एसेट, तो ये एसेट में आता है। लाइबिलिटी क्या होती है, जो हम थर्ड पार्टी को पे करते हैं उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो लाइबिलिटी में क्या क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई आपका, डेप्टर। डेप्टर कौन होते हैं, डेप्टर को हम बोलते हैं देनदार। डेप्टर को हम बोलते हैं देनदार, जो हमारे पैसे देंगे, जिनको हम सेल करते हैं। आप किसी को भी उधार में सेल करेंगे तो वो आपके देनदार बन जाते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, जो थर्ड पार्टी जिसको हमें पे करना है, तो सबसे पहले इसमें आता है क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्या होता है, ये होता है लेनदार, जो हमसे पैसे लेंगे, जिनसे हमने सामान उधार में ख़रीदा है, परचेज़ किया है, वो हमारे क्रेडिटर लेनदार होते हैं। उसके अलावा लोन है, किसी भी टाइप का लोन हो, बैंक लोन हो, थर्ड पार्टी लोन हो, किसी से भी आपने लोन लिया है, वो आपका लाइबिलिटी में आता है। ओके, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो ड्यू हैं बट नॉट पेड। आप ड्यू तो हो गए हैं बट उनको पे नहीं किया अभी तक, तो ये होता है आउटस्टैंडिंग। ओके, एंड इसके अलावा कैपिटल कौन सी होती है, जो ओनर सबसे पहले शुरू में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में ओनर लगाएगा या बीच में लगाएगा। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि एक ओनर और उसकी फर्म, दोनों की एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है। फर्म अपने नाम से पहचानी जाती है, ओनर का अपना होता है। तो ओनर फर्म में जो कैपिटल लगा रहा है वो एक तरह से फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बारे में अभी इतनी चर्चा नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि कैपिटल वो है जो ओनर लगाता है फर्म में। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है और इसी को हम क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व करते हैं।
तो चलिए एक मैं इसका परफॉर्मा बता देती हूँ और किस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा वो। तो सबसे पहले इसका परफॉर्मा किस तरह से होता है, यहाँ पे आपका आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर से तो दोस्ती कर लीजिए, ये बहुत टाइम आपका आने वाला है। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर और डेट रहता है, जिस डेट को वो हमने किया होगा वो आएगा, और यहाँ आपकी ऐसे ही बनती है। एसेट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे इसके सब कॉलम बनेंगे। एंड यहाँ पे आपका लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल सबसे लास्ट में लिखिए, क्योंकि उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा स्पेस छोड़ा जाए, एक सिंगल कॉलम ही बहुत है। ठीक है, थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है उधर। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, मान लीजिए 1 नंबर पे किसी ने भी बिज़नेस शुरू किया है, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कमेंस बिजनेस। अभी मैं बिना उसके बता रही हूँ, अगली क्लास में अगले उसमें वीडियो में मैं आपको पूरा वो करके बताऊँगी। ठीक है, कि एक क्वेश्चन लेके फिर हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाऊँगी जिसमें सारे के सारे आ जाएँ। ठीक, तो कमेंस बिजनेस विद कैश, मान लीजिए कैश से बिजनेस शुरू किया है, 1 लाख कैश या जो भी है, तो यहाँ पे हम कैश का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो कैश में आप 1 लाख रुपए डाल देंगे, और इधर आप अपनी कैपिटल में 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे मान लीजिए गुड्स को परचेज़ किया है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स को परचेज़ किया है। तो अब जब आप गुड्स को परचेज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा आपके पास, तो यहाँ आप ऊपर एक स्टॉक का कॉलम बढ़ा देंगे कैश में से। मान लीजिए 20,000 का कैश आपने सामान ख़रीदा है, तो 20,000 कैश, 20,000 कैश यहाँ से हटा देंगे, और स्टॉक में यहाँ पे 20,000 का ऐड कर देंगे। इससे हमारी कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश गया सामान आया। सिंपल फंडा है। फिर यहाँ पे इसको आपको टोटल करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करेंगे 80,000, ये आपका स्टॉक का उतरेगा 20,000, इक्वल टू ये आपका प्लस लायबिलिटी अभी कुछ है नहीं 1 लाख का। अब मान लीजिए यही चीज़ आपकी परचेज़ की जाती है क्रेडिट पे, परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में आपने ख़रीदा है। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं गुड्स क्रेडिट पे, कैश पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश का कोई काम ही नहीं आ रहा है इसमें। क्या हो जाएगा, आपका थर्ड पार्टी को पेमेंट करना बढ़ जाएगा, तो लायबिलिटी में आप एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर का एक कॉलम बनाएंगे, और 25,000 का अगर आपने क्रेडिटर से ख़रीदा है तो क्रेडिटर के नीचे 25,000 का यहाँ लिखेंगे। आप एरो नहीं बनाएंगे, ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, और 25,000 का आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। अगेन आप इनका टोटल करेंगे, मतलब हर आइटम करने के बाद आपको टोटलिंग करना ज़रूरी है। 80,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1 लाख। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल ऑलवेज़ इक्वल होता है। कहीं भी टोटलिंग करने के बाद अगर आपको लगे कि एसेट्स और लायबिलिटी आपकी इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में 100% कुछ गड़बड़ है। ज़्यादातर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हर बार आपका 2 अकाउंट्स पे फ़र्क पड़ता है। अब यही चीज़ अगर हम सेल के साथ करें, सेल गुड्स, फोर्थ नंबर पे है सेल गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश में हमने गुड्स को सेल कर दिया। अब जब आप सेल कर दोगे गुड्स, तो मान लीजिए आपने 20,000 का सेल कर दिया, तो आपके स्टॉक में से 20,000 हट जाएगा, मतलब कम हो गया आपका। जैसे ही कम होगा आप माइनस करेंगे। यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ इसका मतलब है माइनस करना, कि हम इसमें से इसको हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और जब आप गुड्स बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा, क्योंकि आपने कैश से किया है, तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका इससे फिर आपके कैपिटल पे और क्रेडिटर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद इनका टोटल करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, यहाँ बचेगा आपका 25,000 इक्वल टू, यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हमारा, तो सेम रहेगा।
सॉरी 25,000 लिखना था। अब आप देख लीजिए कि आपका इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर है, तो इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैंने जस्ट ये आपको एक थोड़ा सा बताया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका पूरे कितने आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स को हम किस तरह से करते हैं। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या इसमें कोई कमी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।